Hello friends, good morning everyone. Today we are going to start with the new topic of GST, that is IGST, Integrated Goods and Service Tax, and its levy and collection. कैसे लिवाई किया जाता है और ये कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पुराने सिस्टम में टैक्स कलेक्शन किस तरह से थी। जब भी हम पुराने सिस्टम में सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स लगाते थे तो इट कैन बी इंटरस्टेट और एज वेल एज इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट मीन्स फ्रॉम one state to another and intra-state within the state। तो टैक्स लिवाई कौन सा होता है? CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता था पुराने सिस्टम में। तो एंड इट इज़ लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय द ओरिजिन स्टेट, जहाँ पर वो लगाया जाता था। और कलेक्शन किसके पास जाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी। और इंट्रा स्टेट लिवाई के अंदर वैट या लोकल टैक्सेस लगते थे एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स वेयर द गुड्स वर सोल्ड। डिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेम स्टेट वेयर द गुड्स वर सोल्ड, तो वहाँ पर वैट लगाया जाता था। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोथ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंटर स्टेट एज वेल एज इंट्रा स्टेट, टैक्स लिवाइड इज इक्वल टू सर्विस टैक्स। उसके अंदर चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई था चाहे इंट्रा स्टेट था, उसके अंदर सर्विस टैक्स लगाया जाता था एंड इट इज़ डिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो था हमारा ओल्ड सिस्टम। उसके बाद आ गया GST। तो GST में चेंजेस आए। तो कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टेट अंडर GST समझते हैं। तो GST ने वर्ड फिर सेल नहीं लिया, फिर क्या लिया? सप्लाई लिया था। सेल एंड नॉट सप्लाई। GST डजंट यूज द वर्ड सेल बट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ टैक्सेशन बाय यूजिंग द वर्ड सप्लाई। तो उन्होंने क्या किया, इसको ओवरऑल वास्ट रखने के लिए GST रिजीम को, सेल को, तो उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया? सप्लाई यूज़ किया। अब इन सिंपल वर्ड्स की बात करते हैं कि एज पर ओल्ड सिस्टम इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स CST वाज लिवाइड। पुराने सिस्टम में इंटरस्टेट सेल्स पे क्या लगता? CST लगाया जाता था एंड ऑन इंट्रास्टेट वैट वाज लिवाइड। दिस मीन्स अनलेस सेल्स वाज अंडरटेकन टैक्स कुड नॉट बी लिवाइड अंडर द ओल्ड सिस्टम। तो इसका क्या मतलब था? अगर सेल्स नहीं होंगी तो टैक्स लिवाइड नहीं किया जा सकता था पुराने सिस्टम में। बट नए सिस्टम में क्या हुआ कि GST इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन, जो भी कवर्ड थी कौन कौन सी सप्लाई के अंदर, लाइक सेल्स, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, यूज, रेंटल एटसेट्रा। तो CST levied tax on both interstate supply of goods as well as services. This means that whenever goods and services are supplied from one state to another state, one union territory to another union territory, one state to another union territory, one union territory to another state, तो GST will be levied। तो उस केस में GST लिवाई होगा ही होगा। पहले तो सिर्फ सेल्स पे होगा, सेल्स पे होता था। अब क्या है? अब सभी पे एप्लीकेबल है, चाहे वो सेल है, ट्रांसफ़र है, एक्सचेंज है, बार्टर है, यूज़ है, रेंटल है। ये हम अर्लियर चैप्टर्स में कर चुके हैं कि कैसे लिवाई करते हैं, सप्लाई क्या है। तो इंटरस्टेट सप्लाई अंडर GST, तो टैक्स लिवाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई है GST के अंदर तो कौन सा टैक्स लगता है? IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। सप्लाई किस तरह की है? सप्लाई फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जांपल हरियाणा, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हरियाणा टू हिमाचल प्रदेश, तो IGST लगेगा। सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी, लाइक पंजाब टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। सप्लाई फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ टू लक्षद्वीप। सप्लाई फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू स्टेट लाइक चंडीगढ़ टू हरियाणा। तो बेसिकली ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई मानी जाती है GST के अंदर। तो इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है? IGST एप्लीकेबल होता है। तो इंटीग्रेटेड IGST बेसिकली मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लिवाई किया जाता है। तो बेसिक रीजंस पढ़ते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ IGST एक्ट। क्यों रीजंस, क्या रीजंस है? पहले तो वो कहते हैं डेफिशिएंसीज रिमूव करनी थी। CST लिवाई किया जा रहा था जो पुराने टैक्स रिजीम के अंदर, जो CST टैक्स लॉ, जो सेल के ऊपर ही सिर्फ टैक्स लगाया जाता था, उनकी डेफिशिएंसीज को रिमूव करना था इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो जो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 था, उसकी जो डेफिशिएंसीज थी उसको रिमूव करके IGST लाया गया। रेट ऑफ CST डिफर्स फ्रॉम वैट। जो CST का रेट था वो वैट से काफ़ी डिफरेंट था। तो वो भी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए, एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए IGST को इनेक्ट किया गया।
IGST फॉर इंटरस्टेट और यूनियन टेरिटरी ट्रेड, IGST एप्लीकेबल लिवाई किया जाता था फॉर सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ द प्लेस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड के केस में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब भी ट्रेड होता है तो IGST एप्लीकेबल किया गया। रिडक्शन इन COP, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ IGST टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, ये माना जा रहा है, करता भी है इस तरह से इन द इकोनॉमी। बिकॉज आजकल क्या है इंडियन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो ओवरऑल जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है ये हमारा रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये इस तरह से भी बेनिफिशियल है, इस रीज़न से भी किया गया एनेक्टमेंट इसकी IGST की। एंड लास्ट में बूस्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ IGST टैक्स विल फोस्टर अ कॉमन और सीमलेस इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो मार्केट ग्रो करेगी, तो ओवरऑल इट विल गिव बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, जिस वजह से IGST एक्ट एनेक्ट किया गया। उसके बाद आ जाते हैं लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ IGST। तो बेसिक स्टेप्स लिवाई के अब कैसे लागू किया जाता है IGST, तो इसको बड़ा ही सिंपल, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ बोथ CGST एंड SGST एक्ट आर सिमिलर टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ IGST। बेसिकली सेक्शन 9 की प्रोविजन और सेक्शन 5 की प्रोविजंस काफ़ी हद तक सिमिलर है। सेक्शन 5 ऑफ IGST हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर इन ब्रीफ, इसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे इसको कैसे। फॉर एग्जांपल लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ IGST सेक्शन 5, अर्लियर हमने लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड SGST किया था, तो वो बेसिकली सेक्शन 9, 9(2), 9(3), 9(4 ऐसे किया था। वो बेसिकली अब सेम ही प्रोविजंस है बट सेक्शन चेंज है, अब इसके अंदर उसके अंदर CGST और SGST लगता था, इसके अंदर IGST लग रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है जी फॉरवर्ड चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 5(1). फॉरवर्ड चार्ज हम पहले भी समझ चुके हैं, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, डायरेक्ट चार्ज को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। डायरेक्ट चार्ज का क्या मतलब है कि टैक्स बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो सप्लायर है, तो इसीलिए इसे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस ऑफ सप्लाईज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई पंजाब का सप्लायर है, उसने क्या किए हैं गुड्स किसे सप्लाई किए हैं, हरियाणा के सप्लायर को। पंजाब का सप्लायर है, गुड्स किससे सप्लाई किए हैं, हरियाणा के सप्लायर को, हरियाणा के रिसिपिएंट को। ठीक है जी। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो क्या लगेगा IGST लगेगा। टैक्सेबल पर्सन कौन है, ये जो हरियाणा का सप्लायर है ये टैक्सेबल पर्सन है बिकॉज GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है और ये फॉरवर्ड चार्ज बेसिस के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। सिमिलरली IGST ऑन इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5(1) इम्पोर्ट्स के ऊपर, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सेक्शन 5(2) रिवर्स चार्ज और इनवर्ड सप्लाईज, सप्लाईज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन्स एंड सप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। जैसे कि हम देख रहे हैं सेम प्रोविजन CGST और SGST में भी थी बट सेक्शन अलग थे, अब इसमें IGST को लेकर ही सारी बात की जाएगी। देखते हैं जी, सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज बेसिस ऑन आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 5(1). बेसिकली ऑन most of the goods under GST tax is leviable on the basis of forward charge mechanism। अब इसका क्या मतलब है कि जो liability to pay by the tax है वो किसके ऊपर है, सप्लायर ऑफ गुड्स के ऊपर है liability। तो मैकेनिज्म फॉरवर्ड चार्ज को हम डायरेक्ट चार्ज भी बोलते हैं, whereby the supplier of goods and services is the taxable person who is liable to deduct tax from the recipient। मतलब जो recipient of goods है उससे टैक्स कलेक्ट करने के लिए लायबल है। एंड डिपॉजिट किसे करवाएगा, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को, which is tax levied by if CGST then to central government, if SGST or UTGST then respective state or UT, and if IGST then to the central government। तो IGST की बात करें तो किसको टैक्स जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टैक्सेबल पर्सन कौन है जी, सप्लायर है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, सप्लायर सप्लाइज टू रिसिपिएंट और रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर लेगा, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस है। पहले डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं से। दूसरा आता है जी गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5(1) कहना फॉर द गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, अगर कोई इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो IGST लिवाई किया जाएगा एंड कलेक्टेड एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगती है एडिशनली
कस्टम ड्यूटी भी चार्ज की जाएगी और आईजीएसटी के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा, शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द सेड एक्ट। इन अदर वर्ड्स, आईजीएसटी शैल बी लिवाइड एज एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इन एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर द कस्टम्स एक्ट 1975। तो कहते हैं आईजीएसटी भी एक तरह की एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो कस्टम ड्यूटीज तो लगेगी एज पर कस्टम्स एक्ट 1975। फर्दर बात करते हैं टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब इनको जीएसटी रजीम से बाहर रखा गया जी, इनके ऊपर आईजीएसटी, द अल्कोहलिक liquor for human consumption is out of the GST regime. Alcoholic liquor for human consumption would continue to be exclusively taxed by the states। जो states लगाती हैं उसके ऊपर टैक्स, कई states तो CST on interstate sales of alcoholic would also be continue। इसके अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स अभी तक भी चल रहा है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स वैट भी लिवाई किया जा रहा है फॉर परचेज इन सम स्टेट्स वेयर देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन टू दैट अंडर द जीएसटी। जो जीएसटी के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। एक्साइज ड्यूटी भी लिवाई की जा रही है प्रेजेंटली लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल के ऊपर लिवाई की जा रही है विच इज कंटिन्यू टू बी लिवाइड बाय द स्टेट्स अंडर द स्टेट एक्साइज। वो कौन सी है? जो जिस स्टेट में भी वो मैन्युफैक्चर की जा रही है वो उसके स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंदर उनके ऊपर टैक्स लिवाई किया जा रहा है। दूसरा है द टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इनके ऊपर क्या है? एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। टैक्स ऑन सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेनली एप्लीकेबल किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर एक्साइज एंड सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो ये इन सभी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इनके ऊपर क्या है एप्लीकेबल है? एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स लिवाई किया जा रहा है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट आ जाता है जी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या कह रहा है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिकली हमने अर्लियर भी समझा था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब एप्लीकेबल होता है जब सपोज कोई अनरजिस्टर्ड बायर है, उसने टैक्स पे नहीं करना। तो बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है वो वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। जैसे हम फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है, इसके अंदर रिसिपिएंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो टैक्स पे करेगा, इसलिए इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा गया है। IGST acts are similar to the provision of section 91 as 95 of both CGST and SGST Act। सिमिलर प्रोविजंस ये हैं लिवाई एंड कलेक्शंस के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर भी। तो बात करते हैं सप्लाईज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 5(4). इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019। तो अमेंडमेंट क्या है कि IGST will be applicable only for specified class of registered person। Such person will be recommended by the GST Council। अब इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मे बी राम और एनीथिंग एल्स, कोई भी नाम हो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जी, अनरजिस्टर्ड सप्लायर राम है जी। तो कहाँ का है? हरियाणा का है। उसने क्या किया? उससे शाम ने परचेज किए टैक्सेबल गुड्स। इज दिस टैक्सेबल गुड्स वर्थ रुपीज 50,000। 50,000 रुपये के टैक्सेबल गुड्स खरीदे एट द रेट ऑफ IGST एट द रेट ऑफ 20%। तो जो शाम है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, शाम रजिस्टर्ड पर्सन, और रिसिपिएंट भी है। ये कहाँ से है? पंजाब से है। बेसिकली नेचर ऑफ सप्लाई क्या है जी? इंटरस्टेट सप्लाई है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है। नेचर ऑफ लिवाई क्या है जी? रिवर्स चार्ज लिवाई है, बिकॉज सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, तो इसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। फर्दर टैक्सेबल पर्सन लायबल टू पे टैक्स, तो कौन है? शाम है जी, बिकॉज वो रजिस्टर्ड पर्सन है। टैक्स लिवाइड IGST, तो शाम shall pay tax under reverse charge and will deposit the tax and claim input tax credit of the tax paid under reverse charge mechanism। तो वो input tax credit अंडर तभी क्लेम कर पाएगा अगर वो टैक्स पे करेगा उनके बिहाफ पर, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर वो टैक्स क्लेम कर लेगा।
Further supply of taxable services by electronic commerce operators. Electronic commerce operators basically display products as well as services which are actually supplied by some other persons to the consumers on their electronic portal. जैसे हमने बात की थी अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर्स हैं. ये लोगों के गुड्स अपने डिस्प्ले में दिखाते हैं और उनके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने की भी ड्यूटी इनकी बन जाती है. द कंज्यूमर बाय सच गुड्स through these portals. On placing the order of a particular product or service, the actual supplier supplies the selected product or service to the consumer. जो एक्चुअल सप्लायर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं. द प्राइस एंड कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो कलेक्टेड बाय द ईसीओ. जो प्राइस है वो बेसिकली जो भी कंसिडरेशन अमाउंट है वो कौन कलेक्ट करता है, इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड पास्ड ऑन टू द एक्चुअल सप्लायर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन बाय द ईसीओ. तो वो क्या है, अपनी कमीशन डिडक्ट करके बाकी की सारी अमाउंट सप्लायर को पास ऑन कर देते हैं. तो ईसीओ इज लोकली लोकेटेड इन टैक्स. अगर तो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन होगा, इकोनॉमिक कमर्स ऑपरेटर लायबल होगा. पर्सन लायबल टू पे टैक्स ईसीओ होगा. इफ द इकोनॉमिक कमर्स ऑपरेटर डजंट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी तो पर्सन कौन होगा लायबल टू पे, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ईसीओ को. एंड नाइदर फिजिकल प्रेजेंस है नॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव है, then the person will be liable जो अपॉइंट किया गया ईसीओ द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द टैक्स. मतलब टैक्स तो पे करेंगे ही करेंगे, भी पर्सन अगर कोई अपॉइंट किया गया जो ईसीओ द्वारा जो टैक्स पे करेगा तो वो पर्सन टैक्स पे करेगा. दिस इज हाउ सप्लाई ऑफ ईसीओ विल बी टैक्सेबल. अब फीचर्स, बेसिक फीचर्स क्या है आईजीएसटी मॉडल के, आपको पता है कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ है. इंपोर्ट पे भी टैक्स लगता है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, इनके ऊपर भी आईजीएसटी लिवाई होगा. Imports of services on reverse charge basis, and supply of goods and services to special economic zones says. तो इन सब के ऊपर आईजीएसटी लिवाई किया जाता है. तो फर्दर बात करते हैं एडवांटेजेस की. बेसिकली एडवांटेजेस, मेजर एडवांटेजेस क्या है. एडवांटेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके अंदर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडवांटेज मिलती है. So the credit of the tax is not available to the setup for the future tax liability or discharge by the purchaser. It directly gets added to the cost of the goods. Directly cost of goods में add की जा सकती है. No tax arbitrage. तो नो टैक्स आर्बिट्रेज का बेसिकली क्या मतलब है, जो रेट ऑफ टैक्स है आईजीएसटी में इज प्रपोज टू बी मोर और लेस द सम टोटल ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऊपर प्रपोज होगा डिवाइड बाय इंट्रास्टेट सप्लाईज. तो ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन लेके आएगा, देयर बाय मेकिंग द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री मोर कॉम्पिटिटिव. तो आर्बिट्रेज है, नो टैक्स आर्बिट्रेज, तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पोजीशन में लेके आएगा इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली. तो आईजीएसटी के प्रोडक्ट की जो हमारी कॉस्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया. फर्दर आईजीएसटी वर्क्स ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है और रिसिपिएंट है, ये हरियाणा का है, ये हिमाचल प्रदेश का है. सप्लायर ने क्या किया, गुड्स सप्लाई किए, एक्सपोर्टिंग स्टेट है या इंपोर्टिंग स्टेट है ना रिसिपिएंट के, तो टैक्स कौन सा लगा, आईजीएसटी लगेगा बिकॉज इंटरस्टेट है. आईजीएसटी लगेगा तो रेवेन्यू किस स्टेट के पास जाएगा, रेवेन्यू टू हिमाचल प्रदेश, बिकॉज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. जो यहाँ पर रिसीव कर रहा है वो टैक्स पे करेगा और वही रेवेन्यू रिसीव करेगा. द मॉडल हैज़ सिंपल ट्रांजिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम्स, मतलब इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं आईजीएसटी मॉडल को पुराने रिजीम के द्वारा. Further, the model will help in easy tax administration with comparatively low administration cost. इनकी जो administration cost है वो भी काफ़ी कम है. Similar compliance requirement of SGST and CGST. Similar tax applicable है, जो भी low compliance cost है इनकी जो as per SGST और CGST applicable है. This model leads to identical tax burden on interstate and intrastate supplies of goods. Further helps in preserving input tax credit chain, जो input tax credit chain में help करते हैं and maintains uninterrupted chain of input tax credit and interstate transactions.
Avoiding zero ratings to the extended possibles and keeping refund cases to a bare minimum like the export out of the country. अगर exports out of the country कर रहे हैं तो ज़ीरो रेटिंग में इसके अंदर रिफंड केसेस ट्राई करते हैं कि मिनिमम हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही क्लेम हो जाए. तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सप्लाईज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज को कवर अप करते हैं. नो अपफ्रंट पेमेंट ऑफ टैक्स, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स फॉर द इंटरस्टेट सेलिंग और बाइंग. फंड्स ब्लॉक नहीं किए जाते इंटरस्टेट सेलिंग और बाइंग के लिए. पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टली किए जाते हैं. नो रिफंड क्लेम्स इन एक्सपोर्टिंग स्टेट्स एज इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज्ड अप व्हाइल पेमेंट ऑफ टैक्स. तो रिफंड क्लेम्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है एक्सपोर्टिंग स्टेट्स के लिए, वो सीधा इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर लेते हैं. लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन इज लिमिटेड टू द इंटरस्टेट डीलर सेंटर एंड स्टेट्स. गवर्नमेंट में टेक्स टाइम टू कंप्यूटराइज दिस प्रोसेस. थोड़ा बहुत मिनिमम ऑटोमेशंस में टाइम लग रहा है, बाकी ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है. This is all about the IGST. I hope you like the video. If you have any query, you can put it in the comment below. Thank you so much.